आज हमारी पहली क्लास है जो नैरोथेरेपी सेशन नंबर 1। उसमें कुछ स्टूडेंट, कुछ हमारा स्टाफ जो नैरोथेरेपी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट सीखते हैं, ट्रीटमेंट का अभ्यास करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी जो हमारे गुरुजी की 4 बुक हैं उनके आधारित ये क्लासें चलेंगी और उसमें बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे हमारी नैरोथेरेपी की मान्यताएं क्या क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और दूसरी थेरेपियों की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा जो भी अकॉर्डिंग टू बुक वो बताने का कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य मान्यताएं क्या क्या है। मुख्य मान्यताएं, हमारी नैरोथेरेपी की मुख्य मान्यताएं क्या क्या है। सबसे पहले क्या है कि हर एक थेरेपी की अपनी मान्यताएं होती हैं। कोई भी थेरेपी है, कोई भी ट्रीटमेंट है, उसका अपना एक मापदंड है, अपनी मान्यताएं हैं, उसके आधार पर वो कार्य करती हैं और बीमारियों को सही करती हैं। जैसे अगर हम एलोपैथिक को पकड़े तो एलोपैथिक की मान्यताएं हैं, वो 5 मुख्य कारणों पे काम करती है। 5 मुख्य कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो इन्फेक्शन को लेके चलते हैं कि इन्फेक्शन है, कोई भी बीमारी हो बोलेंगे इन्फेक्शन है। पोषक तत्वों की कमी यानी कि न्यूट्रिशन की कमी। डीजनरेशन मतलब कि बाइल जो हमारे ब्लड सेल हैं वो बर्न कम रहे हैं, टूट ज़्यादा रहे हैं। तीसरा है कि जन्मजात यानी कि किसी प्रकार का उनको जेनेटिक बीमारी हो सकती है। और पांचवा है जो एलोपैथिक मानती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसफ़र होना यानी कि एक बीमारी दूसरे में लग जाना, संक्रमण जो बोलते हैं, उस पे ये आधारित है। इन्हीं को ये दबा के अपने आप को कामयाब मानते हैं। दूसरा आता है, दूसरी थेरेपी या दूसरा जो सिस्टम है वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में वात, कफ और पित्त, वात, कफ और पित्त पे आधारित है। ये इसी पे है कि जब वात बढ़ जाएगा तो किस तरह की बीमारियाँ आएंगी, जब पित्त बढ़ जाएगा तो किस तरह की आएंगी, और कफ बढ़ जाएगा तो किस तरह की बीमारियाँ आती है। जो होम्योपैथिक है, अगली है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक जो है वो काम करती है विटल फोर्स पे। विटल फोर्स होती है कि जो हमारे सेल का केमिकल है, हमारे सेल का केमिकल है वो कम बत्ती हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी विटल फोर्स, ताकत कम हो जाती है और उसकी वजह से हमें बीमारी आती है। तो होम्योपैथिक में क्या क्या बोला जाता है, सोरा और सिलिफिस और साइकोसिस, ये होम्योपैथिक की मान्यताएं हैं। बायोकेमिक सिस्टम में सेल के अंदर भारी साल्ट होते हैं, इसमें किसी भी की कमी आने से बीमारियां आती हैं। नैरोपैथी और न्यूरोपैथी, इसमें अंतर है। तो जो न्यूरोपैथी है वो अगर हम प्राकृतिक चीज़ों के साथ, जिसको हम नेचुरोपैथी बोलते हैं, उसको न्यूरोपैथी भी बोला जाता है। अगर हम नेचुरल चीज़ यानी कि प्रकृति की चीज़ के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें बीमारी आना संभव है। यानी कि हम पेड़ को ज़्यादा काटेंगे या पानी को ज़्यादा हम यूटिलाइज करेंगे, ख़त्म करेंगे, या हम पहाड़ों को खोदेंगे तो हमें बीमारियां आने के चांस ज़्यादा हैं। ये नेचुरोपैथ है और नेचुरोपैथ के द्वारा इनका लेप करके, इनका भाप देके ये लोग बीमारी को सही कर देते हैं। जिस प्रकार का नेचर में कमी आएगी उसी प्रकार की बीमारियां संभव है। अब आते हैं जो लाजपत राय मेहरा नैरोथेरेपी है उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और किस आधार पर ये काम करती है। हमारे शरीर में बीमारी आने के निम्न कारण हो सकते हैं। या तो कुछ ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे, ग्लैंड, या सही मात्रा में अपने केमिकल या हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, या उनके केमिकल अपने उचित स्थान पे सही से नहीं पहुंच रहे हैं जहां उसकी ज़रूरत है। अगर शरीर की पाचन संस्थान यानी कि हमारा एब्डोमेन, लंग्स एंड किडनी ठीक से काम करें तो बीमारी आ नहीं सकती है। ये गुरुजी ने अपने अभ्यास में, अपनी प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस में ये जानना है कि अगर पेट ठीक है और आपके फेफड़े ठीक हैं
और आपकी किडनी अगर ठीक है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। यानी कि इन तीनों की गड़बड़ के कारण ही बीमारी आती है। इसके अलावा न्यूरोथेरेपी की अपनी कई मान्यताएं हैं, जिसके आधार पर विचार किया जाता है कि ये मान्यताएं दो प्रकार की हैं। एक जो गुरुजी की अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त की, और दूसरी जो मेडिकल साइंस की फिजियोलॉजी के तत्वों पर आधारित है। पर इनको व्याख्या गुरुजी ने अपने अनोखे दृष्टिकोण में बदलकर एक औषधि रहित थेरेपी बनाकर उपयोग में लाया। वे मान्यताएं कौन कौन सी है जो गुरुजी की अपनी ओरिजिनल सोच से है, जो गुरुजी ने अपने ओरिजिनल विचारों से जो मान्यताएं निकाली, वो कौन कौन सी है उनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। कि नाभि ही शरीर का केंद्र है। नावल जो है वो शरीर का केंद्र है। अगर किसी आदमी का नाभि का सरकना या उसके आसपास के कुछ खास दर्दों को दबाने से दर्द आते हैं, महसूस होते हैं, तो उनकी बीमारी की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि उन्हें किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, नावल, नाभि। अगर नाभि किसी की खिसक जाती है तो बीमारी आना तय है, क्योंकि गैस बनेगी तो नाभि खिसकेगी, और नाभि खिसकेगी तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो ऑर्गन्स को इफेक्टेड करेगी। फिर है शरीर पर खास जगहों पर निश्चित समय के लिए निर्धारित सीक्वेंस से प्रेशर डालकर हम नाभि के उन दर्दों को निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये अन्य खास तरीकों के दबाने या घिसने से हम शरीर के ग्लैंड के खास क्रम से उकसाकर उनके विभिन्न केमिकल बना सकते हैं। इन तरीकों से जो ग्लैंड पहले काम नहीं कर रहे थे वो अब ठीक से काम करने लगेंगे एवं बीमारी ठीक हो जाएगी। जिस पॉइंट पे फिर गुरुजी ने चेतावनी दी है, बताया है कि जिस पॉइंट पर हम प्रेशर दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट 6 सेकंड टाइम का ही होना चाहिए, 6 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड, क्योंकि इसका लॉजिक है कि अगर कैंसर के पेशेंट को हम 2 पेन 6 सेकंड के लिए ही देना है, अगर क्योंकि उसमें सोमाटोटेशन जो केमिकल है वो जो हमारी पेनक्रिया से बनता है वो कैंसर को रोकता है। लेकिन अगर हम 6 सेकंड से ज़्यादा उसमें टाइमिंग देंगे तो वो 12 सेकंड हो जाएगा और 2 पेन के बदले 4 पेन हो जाएगा, जिससे कि ग्लूकोगॉन बनने लगेंगे और कैंसर सेल ज़्यादा फैलने लगेंगे। तो इसलिए 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड। अगली मान्यता है फेफड़े, किडनी, एब्डोमेन यानी कि पाचन तंत्र ठीक रहे तो कोई बीमारी नहीं आ सकती। गुरुजी की अगली सोच और गुरुजी की सर्वश्रेष्ठ खोज है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है भोजन। भोजन ठीक से न पचे या उसका समय से अवशोषण न हो। समझ में आ रही है मैं बोल रहा हूँ जो? ठीक है। ठीक से अवशोषण न हो तो खाना ठीक से पचने से खाए हुए चीज़ें अगर स्टूल में अनपचा ही दिखाई देगा, कैल्शियम या मिनरल्स या विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों ग्लैंड में ठीक से अवशोषण नहीं होगा और काम नहीं करेगा तो वो मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए खाना सही से पचना चाहिए, वो अनपचा खाना नहीं रहना चाहिए, अनपचा लैट्रिन में नहीं निकलना चाहिए, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। कई बीमारियों में गुरुजी ने पेन के पॉइंट में दर्द पाया गया, सो गुरुजी कहते हैं कि हम पेन के पॉइंट को विभिन्न तरीकों से उकसाकर कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तजुर्बे से ये बात पता आई कि बाईं कमर के पीछे म्यू पॉइंट में दर्द का होना रक्त का पानी का कमी होना है, यानी कि एसिड के बढ़ने के लक्षण हैं। अगर लेफ्ट किडनी बाईं साइड में पीछे अगर हम कोई दर्द चेक करते हैं तो अगर वो μ0 यानी कि लेफ्ट किडनी का दर्द है, अगर वो उसमें दर्द है तो इसका मतलब बॉडी में
एसिड बढ़ा हुआ है, तेज बोलो, एसिड बढ़ा हुआ हाँ एसिड बढ़ा हुआ है। अगर लेफ्ट दाई कमर के पीछे लीव जीरो के पॉइंट में दर्द हो तो इसका मतलब रक्त में पानी एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, रक्त में पानी बढ़ा हुआ है, ठीक है। एसिड और एल्कली को दोनों को बैलेंस कर देंगे। एसिड और एल्कली को बैलेंस बिगड़ने से तरह तरह के रोग आते हैं। एसिड बढ़ने से शरीर के बाएं साइड के दर्द आते हैं और एल्कलाइन बढ़ने से मसल क्रक हो जाती हैं और भयंकर बीमारियां आती हैं। वे मान्यताएं जो फिजियोलॉजी के आधार पर, अब ये तो गुरु जी की अपनी सोच की थी, अब जो मेडिकल साइंस के आधार पे, रिपोर्टों के आधार पे, और वो है अब उसमें जिक्र किया है कि वे मान्यताएं जो फिजियोलॉजी के तथ्य पर आधारित है। बॉडी में कई मुख्य केमिकल दो या दो से अधिक जगह बनते हैं। एक जगह बिगड़ जाने पर, यानी कि अगर एक जगह से नहीं केमिकल बन रहा है तो दूसरी जगह से हम उसको उकसाकर हम वो बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर डोपामाइन किसी का नहीं बढ़ रहा है तो हम गैस आई वाले पॉइंट से डोपामाइन बना देते हैं। कई एंडोक्राइन डिसऑर्डर को हम पिट्यूटरी को उकसाकर, जिसको पिट्यूटरी किससे उकसता है, 40 की कुंडली से, तो पिट्यूटरी माइंड का एक पार्ट होता है और वो हम उकसाते हैं कुंडली से, तो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड पर है। सभी हार्मोन्स के रॉ मटेरियल 3 ही तत्व से बनते हैं, यानी कि किसी भी हार्मोन्स के लिए हमें रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल चाहिए, जो वो तीन ही केमिकल से बनता है, 3 ही तत्वों से बनता है। वो कौन कौन से हैं? एक है कोलेस्ट्रॉल, टायरोसिन, अमीनो एसिड और प्रोटीन। ये 3 चीज़ अगर हमारी भरपूर हैं तो हमें हार्मोन्स की कमी नहीं है। अगर इन तीनों में, यानी किसी का कोलेस्ट्रॉल कम बत्ती हो रहा हो, किसी का अमीनो एसिड में प्रॉब्लम आ रही हो, और या किसी की न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन्स में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये आना, हार्मोन्स की कमी आना संभव है, ठीक है। आगे बोले, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, सभी हार्मोन्स का रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल और टायरोसिन और अमीनो एसिड है, और ब्रेन के मुख्य केमिकल में से, यानी कि दिमाग के मुख्य केमिकल में से एक भी कम या ज़्यादा हो जाए तो सेंट्रल नर्व सिस्टम बिगड़ जाता है। अगर दिमाग का केमिकल थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो उसका आदमी का सेंट्रल सिस्टम खराब हो जाता है, कि उसकी सोचन शक्ति, नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो जाता, मतलब उसका बिगड़ जाता है। सेंट्रल सिस्टम बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल मेन इसका ये है कि अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, उससे निकलने वाले केमिकल में कोई गड़बड़ हो रही है, तो बॉडी का सर्कुलेशन खराब, संतुलन खराब हो जाएगा, ठीक है। ये फिजियोलॉजी के आधार पर। विटामिन के और फोलिक एसिड को छोड़कर अन्य विटामिन शरीर में ही बनते हैं। 2 चीज़ ऐसी हैं जो बाहर से लेनी पड़ती हैं, विटामिन के और फोलिक एसिड। बाकी सब विटामिन हमारे शरीर के अंदर ही बनती हैं, उन्हें हम खाने से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कोई बाहर की विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ विटामिन के और फोलिक एसिड बाहर से लिया जाता है, और बाकी सब हम खाने के द्वारा ले सकते हैं। तो इसलिए हमें कच्चा खाना, कच्ची सब्जी, हरा सब्जी खाना चाहिए। कुछ खास विटामिन की कमी के साथ पीठ के पीछे भाग में कुछ दर्दों से जुड़ी हैं। जैसे ही हम न्यूरोथेरेपी के उपचार द्वारा पाचन संस्थान को ठीक करते हैं और दर्द के पॉइंट से दर्द को निकालते हैं, तो विटामिन की कमी के लक्षण आए हुए कम होने लगते हैं। हम विटामिन की कमी की बीमारियों को बिना दवाई ठीक करते हैं। जब थाइमस ग्लैंड, थाइमस कहाँ पे होता है? छाती के बीच में, दोनों निपल्स के बीच में जो है वो थाइमस है। थाइमस ग्लैंड की सेल अपने सेल को मारने लगते हैं, उसे ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। कि जब थाइमस ग्लैंड अपने सेल को ही, क्योंकि उसका काम है दूसरे सेलों को मारना जो बाहर से आए हैं, लेकिन अगर वो अपने ही
उसको मारना शुरू कर देते हैं, अपने सेल को खाना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इम्यूनिटी उनकी डाउन हो जाएगी और वो दिमाग की बीमारी काउंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहाँ से आती है? थायमस से। अगर थायमस सही काम नहीं करेगा तो ये बीमारी आ जाएगी। ठीक है, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कैसे सही करते हैं कि अगर स्टेरॉइड की गोलियां दी जाती हैं, अगर किसी आदमी को स्टेरॉइड के तो उसके दुष्प्रभाव आएंगे, साइड इफेक्ट होते हैं। और नैरोथेरेपी का कंट्रोल एड्रेनल ग्लैंड पे है। अगर थाइमस हाइपर हो रहा है तो हम एड्रेनल ग्लैंड यानी कि पीछे एडीआर दे के उसको सही कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम। ये मान्यताएं थी। अब अगली मान्यता क्या है, फिजियोलॉजी के आधार पे भी और हमारी तरफ से भी, कि योग से हमें पता चला कि दाई और बाई नाक के सांस लेने में भी फर्क है। ऐसे नाक से सांस लेते हैं उसमें भी फर्क है। यानी कि हमारा जो नैरोथेरेपी की अनुपम खोज है कि दोनों ओवरी, दोनों किडनी एवं एड्रेनल ग्लैंड, दोनों मेडुला अलग अलग काम करते हैं। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि लेफ्ट किडनी जो काम करती है वो 80% एसिड फिल्टर करती है और राइट किडनी 80% एल्कलाइन फिल्टर करती है और बाकी 20% वो एल्कलाइन करती है और वो एसिड फिल्टर करती है। समझ में आया? और जो राइट ओवरी है वो 80% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ाती है राइट ओवरी। और लेफ्ट ओवरी क्या बनाती है? एस्ट्रोजन, 80% एस्ट्रोजन बनाती है। तो जो एड्रेनल मेडुला जो है, जो लेफ्ट वाला मेडुला है वो इपिनेफ्रिन बनाता है 80%, और एड्रेनल मेडुला राइट जो है नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है। ये क्या है? ये हमारा संदेश ले जाने वाला एक केमिकल होता है जिसका हम एड्रेनल मेडुला कहाँ पे है? ये कॉर्टेक्स, पीछे जो एड्रेनल होता है ना उसके अंदर वाले को मेडुला बोलेंगे और बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलेंगे। गुरुजी ने यह भी खोज किया कि बाएं हाथ की अनामिका उंगली और राइट साइड की अनामिका उंगली दोनों में दर्द का मतलब है कि अगर लेफ्ट उंगली में दर्द है तो उसका एसिड बढ़ा हुआ है और राइट वाला अगर दर्द है तो उसका एल्कलाइन बढ़ा है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनका एल्कलाइन है, इनको एल्कलोसिस है या एसोडिसी है। और उसी तरह की बीमारी में हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कौन सा ट्रीटमेंट देना। ये जो चीज़ बताई जा रही है, ये जो जिज्ञासु हैं या जिन्होंने ये सीखना है वो उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। एसिड और एल्कलाइन का सबसे बड़ा रोल है, एब्डोमेन का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन्स अपने आप में ताकत देने वाला वो साधन है, कोलेस्ट्रॉल अपने आप में बहुत ही ताकत एनर्जी है, थाइमस, ब्रेन, उनसे निकलने वाला है। ये जो गुरुजी की अनुपम खोज है जो बिना दवाई का ट्रीटमेंट है, ये उसके बारे में बात हो रही है। नैरोथेरेपी के बारे में सेक्शन 1 क्लास नंबर 1 में बात हो रही है। तो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस पे ध्यान दें। अब हमारे शरीर में कुछ इन सब के अतिरिक्त हरि की कृपा भी जरूरत है। अगर वह हो तो अनुभव के अनुसार कई अन्य क्रम या अपने फार्मूले भी बना सकते हैं और जो बताए हुए पॉइंट हैं उनको बदलकर हम पेशेंट को सही कर सकते हैं। अब हमारा एक फार्मूला आता है नॉर्मल ट्रीटमेंट। नॉर्मल ट्रीटमेंट में हम 8 पेन, 1 गोल, 1 स्प्लीन, 1 लीवर 3 पॉइंट, 1 म्यू 3 पॉइंट ये देते हैं। और उनके लिए वो क्या क्या काम करती है, जो 8 पेन है वो पेनक्रिया के पाचक एंजाइम
यानी कि डेडुनम के क्राइम को एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा न्यूट्रलाइट यानी कि शांत करने का काम करता है। गॉल ब्लैडर में हम असेंडिंग कोलन की ऊपरी भाग को उकसाकर उनका जो बाइल्स है उसके द्वारा हम उसको शांत करते हैं। स्प्लीन के द्वारा ट्रांसवर्स कोलन के अंदर बाएं भाग में डिसेंडिंग कोलन के भाग को हम उकसाकर उस पे काम करते हैं। 3 पॉइंट लीवर सिंगल पॉइंट 3 लीवर डिसेंडिंग कोलन के मध्य भाग को उकसाकर काम करते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम सही चले और वो पैरालिस्टेज जो हमारी वेव्स हैं वो सही से चले। 3 पॉइंट इंस्टेटाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन को उकसाकर डिसेंडिंग कोलन के मध्य भाग को उकसाकर उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आता है फास्ट ट्रीटमेंट। फास्ट ट्रीटमेंट में गुरुजी ने बताया कि हर एक पॉइंट को 2 सेकंड के लिए दबाना है और पूरे करना है। पहले गैस, फिर गॉल, फिर स्प्लीन, फिर लीवर, फिर म्यूकस। तो ऐसा करने पे हमारे शरीर के सभी दर्द नॉर्मल हो जाते हैं, शरीर का संतुलन जो है वो सुधर जाता है और बॉडी नॉर्मल हो जाती है और राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी तथा WD देते हैं। तो ये सब देने पे हमारे जितने भी केमिकली हार्मोन्स या किसी प्रकार का असंतुलन शरीर का है वो सुधर जाता है, भूख बढ़ जाती है। अजय नॉर्मल इस प्रकार का है, ये एक हमारे स्टूडेंट के नाम पे, अजय के नाम पे है और इसमें 8 पेन, 1 गॉल, 2 लीवर, 3 पॉइंट, 1 गैस आई और 6 पॉइंट दिया जाता है। अजय नॉर्मल का काम है कि जो चीज़ हमने खाया, खाने के बाद में पच गया और उसका अवशोषण यानी कि न्यूट्रिशन का अवशोषण और फैट का अवशोषण, कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण, जो भी हमारे अंदर जो खाया है उसको सही हमारे शरीर में लगे, वो ये काम करता है अजय नॉर्मल। कुछ सावधानियां हैं कि क्या चीज़ हम किस आदमी को दे सकते हैं। अगर हम किसी को 10 मेडुलर दे रहे हैं, अगर वो डायबिटीज़ का या कैंसर का पेशेंट है तो उसको नहीं दे सकते। यस। उसके बाद में आता है उल्टा नॉर्मल फार्मूला। उल्टा नॉर्मल फार्मूले के अंदर कि अगर किसी आदमी को दस्त लगे हुए हैं या उसका हाजमा डाइजेशन ठीक नहीं है तो हम उल्टा नॉर्मल देते हैं। उल्टे नॉर्मल में क्या होता है कि 8 पेन, 1 स्प्लीन, 1 गॉल, 1 म्यू 3 पॉइंट और 1 लीवर 3 पॉइंट दिया जाता है। तो हल्के मामूली अगर किसी को दस्त लगे हुए हैं तो वो सही हो जाते हैं। उसके बाद में आती है एसोडिसी और एल्कलोसिस, यानी कि किसी बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है और किसी बॉडी में एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तो वो किस प्रकार हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार हम देखेंगे, किस प्रकार उनको हम ट्रीटमेंट देंगे। हमारी थेरेपी की विशेषता है कि शरीर में कुछ खास पॉइंटों पर दर्द को जानकर उनको दबाकर उपचार किया जाता है। हर व्यक्ति का शरीर पर हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन शरीर की उस दिन की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के नाभि के आसपास के कुछ खास पॉइंटों को चेक कर कर पता लगाया जाता है कि आज बॉडी का मिजाज कैसा है, आज उनके दर्द कैसे हैं और उनको क्या ट्रीटमेंट देना है। वो उसके आधार पे, पेन पॉइंट के आधार पे डिसाइड किया जाता है। इसीलिए सभी से ये बोला जाता है कि ये थेरेपी कंटिन्यू लेने की है, ना कि एक दिन छोड़ 10 दिन बाद लेने की है। डेली लेंगे, डेली का डेली शरीर चेंज होगा, क्योंकि खाना पीना हमारा डेली रहता है। कभी हम एल्कलाइन का खाना खाते हैं, कभी हम एसिड का खाना खाते हैं, कभी पानी कम पीते हैं, कभी पानी ज़्यादा पीते हैं, कभी कम सोते हैं, कभी हम ज़्यादा सोते हैं। इसलिए अगर बॉडी चेंज हो रहा है तो हमारा ट्रीटमेंट भी चेंज होता है। इसलिए रेगुलर आना बहुत ज़रूरी है। यही इस थेरेपी की खासियत है कि कोई भी ट्रीटमेंट जब तक पूरी तरह से पेशेंट सही नहीं हो जाए वो रेगुलर चलता है। गुरुजी के आधार पर
अनुभव के आधार पर गुरुजी ने यह खोज की कि कई बीमारी के रोगी में म्यू0 में दर्द पाया गया, यानी कि लेफ्ट किडनी वाले एरिया में दर्द पाया गया, और कुछ अन्य बीमारियों में ल्यू0 में दर्द पाया गया। लक्षणों के आधार पर अध्ययन और विचार करने के बाद उन्होंने आम तकनीकों को मुख्य 2 प्रकार में बांटा। एक है एसिडिक, एक एल्कलाइन। एसिडिटी की बीमारियां अलग होती है, एल्कलाइन की बीमारियां अलग होती है। इसीलिए एल्कलाइन की बीमारियों में अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और एसिड की बीमारियों में अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। ये बीमारियां व लक्षण के शरीर के रक्त में पानी की कमी से आती हैं, एसओडीसी की बीमारी कहते हैं। अगर किसी के ब्लड में पानी कम है तो वो एसओडीसी की बीमारियों में काउंट होता है। और उन बीमारियों में जो मेनली देखने में आया है गुरुजी के अनुभव के आधार पर, जैसे कब्जी, कॉन्स्टिपेशन, लो बीपी यानी कि लो ब्लड प्रेशर, शरीर में यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड का बढ़ जाना, पाइल्स यानी कि बवासीर आना, नाक बंद रहना, सूखी खांसी इत्यादि ऐसी बीमारी या लक्षणों में अधिकांश पाया गया है कि म्यू0 में दर्द है, यानी कि लेफ्ट किडनी वाले एरिया में, पीछे लेफ्ट वाले एरिया में दर्द पाया गया है। वे बीमारियां जो रक्त में शरीर के किसी भी भाग में पानी का बढ़ जाना, रक्त में या शरीर के किसी भी भाग में पानी का बढ़ जाना, उन्हें एल्कलोसिस की बीमारियां कहते हैं। जैसे हाई बीपी, लूज मोशन, दस्त, स्वेलिंग, शरीर में सूजन, नाक का बहना, सफ़ेद मलगम के साथ खांसी आना। ऐसी बीमारियों के लक्षण अधिकांश लेफ्ट मतलब जो राइट वाली किडनी है उसमें दर्द पाया गया है। इसके अलावा कई बीमारी ऐसी हैं जो खास अंगों या संस्थाओं की गड़बड़ी के कारण आती है। उसमें अलग अलग उपचार पद्धतियां अपनाई गई है। एसओडीसी के कारण बीमारियों के लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन उन्हें ठीक करना आसान है। जो एसओडीसी की बीमारियां हैं वो कई प्रकार के लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन उनको ठीक करना बहुत आसान है हमारी न्यूरोथेरेपी के अनुसार। लेकिन अगर एल्कोलोसिस के कारण बीमारियां आती हैं वो गिनती में कम हैं, लेकिन वे आसानी से ठीक नहीं होती है। उन्हें ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत और समय लगता है, क्योंकि एल्कोलिसिस यानी कि एल्कलाइन की बीमारी में ज़्यादातर बड़े पेशेंट होते हैं। ट्यूमर, अकलाना, तुतलाना, सीपी चाइल्ड, इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं वो बड़ी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो जल्दी से सही भी नहीं होती हैं। तो एल्कलाइन वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो टाइम लेती ही हैं। गुरुजी की खोज है कि म्यू0 में दर्द होना का मतलब है एसिडिटी बढ़ जाना। एसिडिटी का मतलब पेट से नहीं है, ये पेट से भिन्न है। एसिड का बढ़ना मतलब ब्लड में एसिड बढ़ना है। पेट का जो एसिड बढ़ता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और वह सिर्फ पेट में होता है और रक्त में नहीं। रक्त में कई एसिड घुले होते हैं जो रक्त की एसिडिटी को बनाए रखते हैं। इसमें कुछ है अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फोलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये इस प्रकार के एसिड हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड ठीक मात्रा में बनने के लिए प्रोटीन का पाचन होना चाहिए, जिसके लिए पेट का एसिड ठीक मात्रा में बनना चाहिए। यानी कि HCl ठीक बनेगा, पेट का पाचन सही होगा तो अमीनो और प्रोटीन ठीक रहेगी तो अमीनो एसिड बनेगा, जो हमें काफ़ी फ़ायदा रहता है हमारी बॉडी के लिए। अमीनो एसिड का रोल बहुत ज़्यादा है। यूरिक एसिड का चाय पचाए अलग यानी कि अदल बदल करना जिम्मेवारी अमीनो एसिड की ही है। अमीनो एसिड ठीक मात्रा में बनने के लिए प्रोटीन का पाचन संपन्न होना ठीक ज़रूरी है।
इसलिए गुरुजी ने कहा कि हमारे लीवर का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी आदमी का एब्डोमेन पाचन संस्थान ठीक है तो वो आदमी 80% बीमारियों पे कवर कर लेता है, उसको 80% बीमारियां नहीं आती। अगर किसी पेशेंट का या किसी आदमी का रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है तो उसे गाउट आ जाती है, जिसको हम गठिया बोलते हैं। जोड़ों में दर्द होने का एक मुख्य कारण है लैक्टिक एसिड या कार्बोनिक एसिड का बढ़ जाना। जब श्वसन संस्थान यानी कि फेफड़े और लंग्स एरिया ठीक से कार्य नहीं करेगा तो डायबिटीज़ की बीमारी में तो तब हमें कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा डायबिटीज़ की बीमारी में कीटो एसिड जिसको कीटोनो एसिड बोलते हैं वो बढ़ जाता है तो शुगर की बीमारी आ जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों को एसिडिटी होने का एक मुख्य कारण है कि इन सभी एसिड को बैलेंस करने के लिए किडनी से भी कार्बोनेट आयंस का ठीक समय में सही मात्रा में निकलना जरूरी है। नैरोथेरेपी की खोज है जब हम म्यू नामक पॉइंट द्वारा लेफ्ट किडनी को उकसाते हैं तब एसिडिटी के लक्षण में राहत मिलती है, जब कि ल्यू जीरो द्वारा नामक पॉइंट देते हैं तो वह राइट किडनी को उकसाता है जो एल्कोलिस की बीमारियों में लाभ देता है। इसलिए गुरुजी का कहना है कि लेफ्ट किडनी अधिकांश एसिड को फिल्टर करती है और रक्त की एसिडिटी को कम करती है, और राइट किडनी अधिकांश एल्कली बढ़ने के लक्षणों को कम करती है। अब मैं इसका समअप करता हूँ, क्योंकि एसिडिटी और एल्कलाइन की बीमारियाँ क्या क्या हैं उन सब पे थोड़ा सा आपकी नज़र डालूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि म्यू जीरो एसिड के पॉइंट में दर्द होना, अनामिका उंगली में यानी कि बाईं उंगली में दर्द होना, वो एसिडिटी की निशानी है। ल्यू जीरो गैस और फ्लूइड के पॉइंट में और दाईं अनामिका उंगली में दर्द होना वो एल्कलाइन का लक्षण है। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि एसिडिटी में क्या क्या होता है, कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। कब्जी के साथ बहुत ही कड़क मोशन आना, रोज पेट साफ नहीं होना, नाक बंद होना, सूखी खांसी कड़क पीले बलगम के साथ आना, मासिक धर्म में अधिक स्राव जाना या ब्लीडिंग 5 से 6 दिन या उससे अधिक होना, माइग्रेन सिर दर्द जो कनपट्टी के दोनों तरफ होना, मसल्स यानी मांसपेशियों का नरम और लूज हो जाना, हाइपोथायराइडिज्म का होना, ये जो लक्षण है ये सब एसिडिटी के हैं, यानी कि एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ है तब ये बीमारियां आती हैं। साधारण बीमारियों में कब्ज, पाइल्स या बवासीर, मुहासे, भगंदर, मल द्वार में फिसर और रूसी, सिरकी, खोर मतलब ये डैंड्रफ, समय से पहले बालों का झड़ना या सफ़ेद होना, यूट्रस या मलाशय का नीचे आना, ये सब एसिड की बीमारी है। स्पॉन्डिलोसिस जैसे हड्डी या टिश्यू को खा जाने वाली बीमारी जो डीजनरेटिव डिजीज बोलते हैं वो होती है। ऐसी बीमारी जहाँ कैल्शियम की जमावट हड्डियों में गलत जगह पर हो जाती है, जैसे सुपर और बम्बूस्पान यानी कि एंक्लोडिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एसिड की बीमारी है। लो बीपी का होना भी एसिड की बीमारी है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होने से और पानी कम होने से बीपी लो हो जाता है। रोमेटिक यानी कि वात दर्द की बीमारियाँ, रोमेटिक हार्ट डिजीज को छोड़कर जितनी भी बीमारियां हैं रोमेटिक की वो सब एसिडिक हैं। शरीर के बाईं तरफ के अंगों में दर्द होना और आँखों का भैंगापन आना, बाईं तरफ जकड़न होना, फ्रोजन शोल्डर होना, एसिडिटी को कम करने में एनएमटी के उपचार क्या क्या हैं, हम क्या क्या देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एसिड कैसे कम होता है, एटीएफ यानी कि एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, लेफ्ट रमन ट्रीटमेंट, राउंड एरो, एडीआर, लेफ्ट चेस्ट ओनली, लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। अगर ये हम देते हैं
तो हम बॉडी के एसिड को कम कर देते हैं, हम बॉडी के ब्लड में जो एसिड बढ़ा हुआ है उसको कम कर देते हैं। अब मैं दूसरी तरफ एल्कलाइन की बीमारियां आपको बता रहा हूँ कि एल्कलाइन में क्या क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियां और क्या क्या लक्षण दिखता है। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आएगा, लेकिन समझोगे। लीव जीरो के दर्द होता है, राइट वाली उंगली में जो अनामिका उंगली है, फोर्थ फिंगर जिसको बोलते हैं, उसमें दर्द होता है। नरम, पतली, बार बार टट्टी आना, मोशन, यूडियप का आना, यूडियप मतलब अनडाइजेस्टिंग फूड इन स्टूल, नाक से पानी बहना, सफ़ेद बलगम, पतली बलगम के साथ कफ आना, मासिक धर्म बहुत कम या कम स्राव आना, एक आध दिन के लिए ही ब्लीडिंग होना, माथे के ऊपरी भाग में दर्द जो पूरे माथे या पीछे फैल सकता है, वो एल्कलाइन की निशानी है। मांसपेशियां कड़क हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, और स्पैस्टिसिटी कहते हैं जिसको, वो एल्कलाइन की निशानी है। हाइपरथायराइज्म हो जाता है, हाइपरथायराइज्म, उसमें हाइपो होता है, इसमें हाइपर होता है। फिट्स, एपिलेप्सी या मिर्गी और सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियां एल्कलाइन के बढ़ जाने के कारण होती हैं। कैंसर या ट्यूमर जैसे बढ़ने की प्रवृत्ति वाली बीमारियां, प्रोलेक्टिव डिजीज बोलते हैं जिनको, वो भी एल्कलाइन के बढ़ जाने से ही आती हैं। कैल्शियम की कमी के कारण बीमारियां जो आती हैं, जैसे क्रैम्प्स, बोलगेज, रेक्ट्स, ये सब जो है एल्कलाइन के बढ़ने जाने से ही होती है। हाई बीपी यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो हाई बीपी भी एल्कलाइन की बीमारियां है। अर्थराइटिस के दर्द, घुटनों के दर्द, घुटनों की अर्थराइटिस हो, रूमेटिक हार्ट डिजीज एल्कलाइन की डिजीज है, वो भी एल्कलाइन बढ़ने से ही होता है। शरीर के दाएं तरफ के अंगों में दर्द, दाई आंख में बैंगापन, दाएं कंधे में जकड़न, एल्कोलिस की बीमारी हो सकती है। एल्कोलिस कम करने के एलएनटी के उपचार हैं यूडीएफ ट्रीटमेंट, एल्कलाइन ट्रीटमेंट फार्मूला, राइट रमन ट्रीटमेंट फार्मूला, राइट चेस्ट ओनली, हाफ KU 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के थाइमस चेट से भी एल्कली कम होता है। तो मैंने ये सब बताया कि एसिड एल्कलाइन की बीमारी कैसे होती है, गुरुजी की जो हमारी थेरेपी की मान्यताएं कौन कौन सी हैं, हम किस आधार पे काम करते हैं, नैरोथेरेपी किस आधार पे काम करती है, ये सब मैंने बताने की कोशिश करी। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये संदेश देते हैं, आप इसको अच्छी तरह से सुनिए और देखिए, समझिए। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है, तो हमें कॉल कर सकता है, पूछ सकता है कि ये क्या किस आधार पे काम कर रही है और पेशेंट कैसे सही। ठीक है जी, थैंक